9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। लाइव फोन कार्यक्रम में हेलो किसान, जिसमें हम किसानों की बात करते हैं। खेती किसानी से संबंधित तमाम विषय हम लेकर आते हैं ताकि हमारे किसानों को उन विषय से जुड़ी हुई जानकारी मिल सके और वो नई तरह की खेती से जुड़ सकें, वैज्ञानिक खेती को अपना सकें और साथ ही ऐसी खेती कर सकें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके, उनकी आय में वृद्धि हो सके। तो आज के विषय क्या है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, आइए डालते हैं उन पर नजर। आइए देखते हैं आज के विषय। तो आज का हमारा पहला विषय है मौसमी फूलों की खेती। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन की। जी हाँ, यानी FPO की हम बात करेंगे। तो कैसे किसान उत्पादक संगठन से हमारे किसान लाभ ले सकते हैं और फूलों की मौसमी खेती किस तरीके से उनकी आय में वृद्धि कर सकते हैं हमारे वो किसान जो व्यवसायिक खेती करना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। 2 टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो बस फोन उठाएं, हमारा नंबर लगाएं और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर नमिता, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, पुष्प विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। नमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप हमें बताएंगी मौसमी फूलों की खेती के बारे में, कौन कौन से फूल हैं जिनका चुनाव किसान कर सकते हैं, किन फूलों की ज़्यादा मांग रहती है, वर्गीकरण से जुड़ी तमाम बातें भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर SK सिंह, आप उप कृषि विपणन सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका भी कार्यक्रम में। और आपसे हम जानेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में, यानी FPO का कैसे हमारे किसान लाभ उठा सकते हैं। तो इन दोनों ही विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमिता जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, फूलों की हम बात कर रहे हैं कि जो मौसमी फूल हैं उनकी हमारे किसान खेती कर सकते हैं। तो इसमें किस किस तरह की फूलों की खेती की जा सकती है और इस वक्त हमारे देश में बागवानी की स्थिति क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार भी बागवानी को काफ़ी प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है। जैसा कि हम फूलों की बात करें तो फूलों का महत्व हमारे जीवन में, मानव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो प्रयोग है फूलों का, वो हम जन्म से लेके या फिर हम किसी त्यौहार की बात करते हैं, किसी भी हम अवसर की बात करते हैं, तो फूलों का बहुत ही प्रयोग किया जाता है। और प्राचीन काल में तो ये था कि फूलों को हम सिर्फ अपने घरों तक ही इनको उगाते थे, पूजा के लिए यूज़ करते थे। परंतु आजकल जो हैं हमारे किसान भाई, किसान बहनें, ये जो हैं फूलों की खेती कर रही हैं और फूलों की खेती से अपने घर की आय बढ़ा रही हैं, अपने घर में अपने बाकी सब साथियों का उनका ध्यान दे रही हैं सब। तो इससे जो है उनके घर की आय जो है बढ़ रही है। और साथ ही साथ फूलों जैसे कि गुलाब के फूल हो गए, गुलदाउदी हो गया, गेंदा का फूल हो गया, ट्यूबरोज जिसको रजनीगंधा कहते हैं, ये फूल ऐसे हैं कि इनकी बहुत ही कमर्शियल खेती जो है वो की जा रही है। और इसका कमर्शियल खेती करने के साथ साथ इसका चाहे हम ओपन फील्ड कंडीशन या बाहर ही लगने वाले फूलों की बात हो या फिर जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात हो, तो सब में जो है वो फूलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जी,
बिल्कुल, तो ये तो बात हुई फूलों की, किस तरीके से मांग भी लगातार बढ़ रही है और जो फूलों की व्यवसायिक खेती है उसकी तरफ हमारे किसानों का रुझान भी बढ़ रहा है। और जैसे कि डॉक्टर नमिता ने कहा कि पहले हम इसको खेती की तरह नहीं लेते थे, घर के आंगन में कुछ फूल हम लगा लेते थे या फिर घर के पीछे जो जगह होती थी वहाँ पर फूल लगा लिए जाते थे, उसे एक व्यावसायिक रूप देने का प्रयास नहीं होता था। लेकिन अब बीते ज़माने की बात हो गई। आइए देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। सर्दियों में हमारे आसपास का वातावरण रंग बिरंगे फूलों से खिल उठता है। ये रंग बिरंगे महकते फूल न सिर्फ हमारे तन मन को सेहतमंद रखते हैं बल्कि किसानों के लिए पैसा कमाने का जरिया भी बनते हैं। चाहे फूलों से सजावट करनी हो या पूजा पाठ की बात हो, फूलों की मांग सभी तरह के कामों के लिए साल भर बनी रहती है। ऐसे में फूलों की खेती किसानों को साल भर आमदनी देने वाली होती है। वैसे भी सर्दियों का मौसम फूलों की खेती के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि इस मौसम में फूलों के पौधे काफी आसानी से बढ़ते हैं। यानी इस समय आप मौसमी फूलों की खेती कर सकते हैं। साथ ही जिन किसानों ने फूलों की खेती की हुई है उन्हें फसल में जरूरी काम करने चाहिए। अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय फूल व्यवसाय के लिए काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि इस समय किसान खेतों में कई तरह के फूलों की रोपाई कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ देरी से लगने वाली फसलें हैं जिनकी खेती किसान कर सकते हैं। यानी इस समय कई तरह के फूल लगाए जा सकते हैं। गुलाब और गेंदे की कुछ किस्मों को इस समय लगाया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में जो फूल होते हैं उनमें डहेलिया, गजेनिया, पेटूनिया, आइस फ्लावर, बेगोनिया, टोरेनिया, बंडरलैंड पैसी, ग्लॉक्सीनिया और स्टॉक सेंट्रेरा शामिल हैं। वहीं इस समय पहले से लगी फूलों की फसल की देखरेख भी करनी चाहिए। फूलों की स्पाइकों की कटाई सुबह के समय करें। कटाई के बाद डंडियों को बाल्टी में भरे पानी में रखें। ग्लैडियोलस की मुड़ी हुई टहनियों को निकाल दें और जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। गुलाब में भी समय समय पर सिंचाई और निराई गुड़ाई करें। साथ ही गुलाब में माहू कीट, दीमक और सिल्क कीट दिखने पर तुरंत रोकथाम के उपाय करें। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें हमने फूलों के बारे में बताया, फूलों की अलग अलग वैरायटीज़ के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी और साथ ही रिपोर्ट में आपने ये भी जाना कि किस तरह की फूलों की किन चीज़ों के लिए मांग ज़्यादा है, यानी कहाँ पर उनकी मांग अधिक रहती है। आइए बात करते हैं हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर सिंह से। डॉक्टर सिंह, जैसे कि हम किसान उत्पादक संगठन की बात कर रहे हैं और आजकल जब भी बात होती है किसानों की आय को बढ़ाने की या नई तकनीक की जानकारी उन तक पहुंचाने की, उन्हें संगठित करने की, तो सबसे ऊपर लिस्ट में नाम आता है एफपीओ। मतलब अगर आप कुछ भी कोई भी नई बात कर रहे हैं किसानों तक पहुंचाने की तो उसमें एफपीओ एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। इसके पीछे वजह क्या है? किस तरीके से एफपीओ आज के समय की मांग है हमारे किसानों के लिए? हम सभी जानते हैं, हमारे किसान भाई भी इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि देश का 86% से अधिक जो है वो छोटे और मझौले किसान हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। बिल्कुल। और यह जमीन धीरे धीरे और विखंडित हो जा रही है क्योंकि आगे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बंटवारे होते जा रहे हैं। तो अब होता क्या है कि जब छोटे छोटे टुकड़े किसानों के पास होते हैं तो उसमें वैज्ञानिक ढंग से खेती करने में दिक्कत आती है। उसमें जो बीज लेना होता है, उनको उर्वरक लेना होता है, अगर वो थोक में लेते हैं तो उनको आसानी से मिल जाता है और सस्ते भाव में मिल जाता है। इसी प्रकार के बहुत सारी तकनीक अपनाने में उनको दिक्कत आती है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने संघे शक्ति के सिद्धांत पर कि एकता में ही शक्ति है, इसके सिद्धांत पर एफपीओ की योजना 29 फरवरी 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट में लागू किया। इसका उद्देश्य है आय को बढ़ाना। अब आय को बढ़ाने के लिए हम कैसे बढ़ा सकते हैं? आय को बढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख चीज है कि उनको विपणन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, उनके उपज उचित विपणन हो। दूसरा, उनको उपज का अच्छा पैसा मिले। तीसरी बात यह है कि अगर उत्पादन लागत घटा दी जाए जो कि ज्यादा होती है और उत्पादकता बढ़ा दी जाए तो वहां से भी उनकी आय बढ़ जाती है। तो ये ऐसे माध्यम के रूप में देखा जा रहा है एफपीओ कि जिनसे उनकी आय को बढ़ाने, दुगुना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहेगी और आगे चल के इसी के इर्द गिर्द सारी योजनाएं संचालित की जाएंगी। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब ये भी यही था कि अभी हम जब भी किसी योजना की बात करते हैं, नई तकनीक की, नई किस्मों की बात करते हैं,
तो सबसे पहले दिमाग में या फिर हमारी लिस्ट में एफपीओ ऊपर आते हैं। तो सारी योजनाएं किस तरीके से एफपीओ के माध्यम से किसानों तक और मजबूत तरीके से पहुंचेंगी और प्रभावी तरीके से पहुंचेंगी, ये भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे किसान कैसे इससे जुड़ सकते हैं, कैसे इससे लाभ ले सकते हैं, और दरअसल ये एफपीओ है क्या जो हम किसान उत्पादक संगठन कह रहे हैं, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, क्या है इसके मुख्य भाग, ये तमाम बातें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं अपनी इस रिपोर्ट से। किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक ऐसा समूह है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। ये संगठन खेती किसानी से जुड़े काम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एफपीओ से कई किसान जुड़े होते हैं और इससे उन्हें फसल की वाजिब कीमत मिलना आसान हो जाती है। एफपीओ की मदद से किसानों को अपनी उपज का मोल भाव करने का मौका मिल रहा है। किसान उत्पादक संगठन से किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने की सुविधा मिल रही है, बल्कि कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज और उर्वरक जैसे उत्पादन भी अच्छी गुणवत्ता और उचित कीमत में मिलते हैं। एफपीओ ने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को इकट्ठा कर किसानों की आर्थिक शक्ति और उनके बाजार लिंकेज को बढ़ाने में मदद की है, जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है। एफपीओ से खासकर छोटे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों को बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार 2021-22 में 2500 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करेगी। इससे करीब 60,000 किसानों को मदद मिलेगी। 2500 एफपीओ बनाने का काम केंद्र की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कुल मिलाकर किसान उत्पादक संगठन किसानों को संबल बनाने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। एफपीओ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। साथ ही एफपीओ के बनने से किसान अब समूह के रूप में संगठित हो रहे हैं और ये संगठन शक्ति कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने में सहायक साबित हो रहा है। तो बिल्कुल संगठन की शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल किया जाएगा। और जो हम एफपीओ बात कर रहे हैं, किसान उत्पादक संगठन, ये एक ऐसी ही शक्ति होगी किसानों की जिससे वो अपनी उपज का सही भाव ले पाएंगे, वाजिब दाम में उन्हें जो खेती किसानी में लगने वाली चीज़ें हैं वो मिल पाएंगी, क्योंकि जब आप थोक में लेते हैं तो कम दाम पड़ता है। और अगर एक एक किसान जिसके पास बहुत छोटी जोत है वो इन तमाम चीज़ों के लिए प्रयास करेगा तो उसकी लागत भी बढ़ जाती है और इसी की वजह से उसकी जो कमाई है या फिर कहें लाभ है वो घट जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए एफपीओ के बारे में आप भी समझें और आप भी जानें कि कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम फूलों के बारे में बात कर लेते हैं। नमिता जी, जैसे कि हम फूलों की बात करते हैं तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि अभी किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह हमारे किसान इसे व्यावसायिक दृष्टि में अपना सकते हैं। जैसे हम फूलों की बात कर ही रहे हैं तो व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए एक तो हमारे पास गुलाब है। गुलाब की वो खेती इसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी उसकी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको खुले फूलों के रूप में, यानी कि वो बाहर उसकी खेती कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कुछ किस्में यहाँ पे पैदा की हैं, जैसे कि रोज शरबत हो गया, पूसा अल्पना, जो एक बहुत ही दोनों किस्में बहुत ही अच्छी हैं, जो खुले फूलों के रूप में जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं और जो किसान भाई बहन हैं अपने व्यवसाय में इसकी खेती को अपना सकते हैं। और सबसे खासियत इस किस्म की ये है कि ये जो है जो कलमें होती हैं ये कलमों से ही तैयार की जा सकती है। तो इसमें जो है जो किसान भाई बहन जो हैं इसको एक बार जो अपना प्लांट्स कहीं परचेज़ कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो अपना मटेरियल इसमें तैयार कर सकते हैं और इसमें तैयार करने में बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है। और इसी तरह से जो दूसरी किस्म है रोज़ शरबत, वो भी खुले फूलों के रूप में इसका प्रयोग होता है। और जहाँ हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी गुलाब का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी कई तरह की किस्में जो है उगा के किसान भाई बहन जो है इसको व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। और दूसरे फूल की बात करते हैं तो गेंदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल है और इसका जो है वो खुले फूलों के रूप में इसको अपना सकते हैं और इसकी खेती पूरे वर्ष भर जो है वो इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए अलग अलग तरह की किस्में हैं
जो हम शरद ऋतु में उगा सकते हैं, ग्रीष्म काल में हम उगा सकते हैं, और जो है बरसात का जो बरसात सीज़न है उसमें भी हम उगा सकते हैं। जी, एक कॉलर है, माफ़ कीजिएगा आपको रुकना पड़ रहा है। राम मोहन जी हैं हमारे साथ झारखंड से। राम मोहन जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी, नमस्कार राम मोहन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं जी, बताइए सवाल बताएं अपना। ये कह रहे थे कि फूल अभी कौन सा लगाना है? आप झारखंड से हैं जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं इनसे? हाँ जी, अभी आप जो हैं इस समय जो है, जैसे मैंने गेंदा की बात की है, तो गेंदा के फूल की जो है नर्सरी जो है वो आप फरवरी के महीने में जो है वो तैयार कर सकते हैं, और जैसे ही 4 से 5 हफ्तों के बाद ये नर्सरी तैयार हो जाती है तो आप इसको अपनी जहाँ भी जिस खेत में इसको लगाना चाहते हैं वहाँ पे इसको जो है इसका रोपण कर सकते हैं। और इसमें बहुत तरह की किस्में हैं, जैसे कि अफ्रीकन मैरीगोल्ड या अफ्रीकन गेंदा होता है उसको लगा सकते हैं, और फ्रांसीसी गेंदा होता है उसको भी आप जो है वो इसको लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो मौसमी फूल होते हैं, जैसा कि हमारा गेंदा तो मैंने आपको बता दिया, उसके साथ ही जीनिया हो गया, गिलार्डिया हो गया, इस तरह के फूलों की खेती जो है वो आप कर सकते हैं। और इसका सही नर्सरी लगाने का सही समय अभी इसका फरवरी के मध्य या फरवरी के अंतिम दिनों में इसका बहुत ही सही समय है। जी बिल्कुल। सिंह साहब, अब किसान उत्पादक संगठन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि जो किसान हमें देख रहे हैं, बहुत सारे किसानों के लिए अभी ये बहुत क्लियर नहीं है, बहुत अच्छे से इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि आप शुरुआत वहीं से करें कि हमारे किसानों को समझाएं कि दरअसल ये किसान उत्पादक संगठन है क्या, कैसे इन्हें बनाया जाता है, कैसे किसान इससे जुड़ सकते हैं, और इसका किस मतलब कि पूरी संरचना किस तरीके से की जाती है। जी यह किसानों का समूह होता है। किसानों के समूह को हम इकट्ठा करके उनको जो हमारी योजना है उस योजना के अंतर्गत, चाहे कंपनी के कानून में, चाहे राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों के कानून में, इसको पंजीकृत कराना होता है। सबसे पहला काम यही है। और यही नहीं कि आप भारत सरकार की योजना में ही आए, राज्य सरकारें भी बहुत योजनाएं चला रही हैं एफपीओ बनाने की, उसमें भी आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप भारत सरकार की योजना में आना चाहते हैं तो आपको मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 300 किसानों को संगठित करना पड़ेगा, और पहाड़ी क्षेत्रों में या उत्तर पूर्व के राज्यों में वहां पर आपको न्यूनतम 100 किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए एकत्रित करना पड़ेगा। और यह योजना जो है वो क्लस्टर पर आधारित है। क्लस्टर का मतलब हम अपनी साधारण भाषा में समझें तो यह है कि एक निश्चित क्षेत्र में वो एक ही फसल जो वहां पर चयनित की जाए कि एफपीओ इस फसल की खेती करेगा, इस पर बिजनेस करेगा, वो फसल वहां पर होना चाहिए। तो क्लस्टर बेस्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बेसिस पर यह बनाई जा रही है। और एक ब्लॉक में अभी इस स्थिति में केवल एक एफपीओ बनाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि टोटल 10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे। तो पहले अगर एक ब्लॉक पर एक एफपीओ आच्छादित हो जाएगा तो उसके बाद और बनाए जाएंगे। अब बात आती है कि किसान इसका लाभ कैसे ले। सिंह साहब, मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। एक कॉलर है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं, फिर आपकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हेलो हेलो, विवेक कुमार जी बताइए क्या सवाल है? मुजफ्फरपुर से बात कर रहे हैं आप, बिहार से, सवाल बताएं। हमारा सवाल है मैडम जी, हम गेंदा की खेती करते हैं, ठीक है ना, बिचड़ा बंगाल से लाना पड़ता है, क्या हम सोच रहे हैं कि खुद से यहाँ बिचड़ा तैयार करके नहीं हो सकता है? नमिता जी क्या बताना चाहेंगे? जो गेंदा की खेती आप कर रहे हैं, देखिए इसका बीज तैयार करना जो है, शुरू में आपको इसका एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह का ये पौधा है, किस तरह से हम इसका बीज तैयार कर सकते हैं। तो एकदम से आपके इसका आप चाहें कि आपको बिल्कुल शुद्ध बीज जो है वो तैयार हो, तो उसके लिए आपको इसकी पहले ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि आप समझ सकें कि ये किस तरह की क्रॉप है। अलग अलग तरह के गेंदा होते हैं, गेंदा या मौसमी फूल होते हैं, जैसे कि कुछ फूल ऐसे होते हैं जो अपने आप में बीज सेट कर लेते हैं। कुछ होते हैं कि हमें दो अलग अलग तरह की किस्मों को या प्रजातियों को जो है वो आपस में क्रॉस करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है वो आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप इसका
एक किस्म जो है वो, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जो है वो गेंदा की किस्में तैयार की हैं, जैसे कि पूसा बहार है। अब अगर आप पूसा बहार की किस्म जो है वो ले लेते हैं तो अपने खेत पे उसको इतने दूरी पे लगाइए कि एक जगह पूसा बहार हो तो आसपास जो है वो कोई और किस्म नहीं होनी चाहिए गेंदा की, नहीं तो आप उसका शुद्ध बीज जो है वो नहीं ले पाएंगे। और अगर आपके आसपास किसी और गेंदा की किस्म जो है वो लगी हुई है तो आप क्या करें, अपने जो गेंदा लगा हुआ है, जैसे कि पूसा बहार एक किस्म है, तो उसको जो है वो एक जाले से जो है वो ढक दें और अच्छी तरह से ढकें, ताकि उसके अंदर जो हमारी जैसे हनी बीज हैं या और तरह के कीट पतंग है जो पॉलिनेशन में सहायता करते हैं वो अंदर ना जा सके। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बीज है वो शुद्ध होगा और अपना बीज जो है वो अपने आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मतलब यहाँ पर जानकारी, थोड़ी सूझबूझ और एक कह सकते हैं कि निपुणता की इसमें जरूर है ताकि वो शुद्ध बीज तैयार कर सके। कॉलर है मेरठ से, आइए बात करते हैं। हेलो विवेक कुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। आगे मैं बात करूं उससे पहले अनुरोध करना चाहूंगी आपसे भी और अन्य दर्शकों से भी कि जब हम बात करें अपने सवाल आप हम तक पहुंचाएं तो टेलीविजन आप म्यूट कर दें उस वक्त। जी म्यूट है मैम। जी धन्यवाद। अब बताइए विवेक जी, सवाल क्या है आपका? जी मैम, मेरा सवाल ये है किसान उत्पादक संगठन से कि इसमें कितने किसान हम जुड़ सकते हैं और इसे हमें कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा? जी बहुत अच्छा सवाल है विवेक जी, और इस पर सिंह साहब ने कुछ बातें बताई भी हैं लेकिन आपके लिए हम दोहरा देते हैं। सिंह साहब क्या बताना चाहेंगे? डॉक्टर सिंह की जैसे कह रहे हैं कि कितने लोगों से शुरुआत की जा सकती है और कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं, और क्या एक किसान अगर खुद वो सोच रहा है कि ऐसा कोई संगठन बनाया जाए तो क्या वो अपने स्तर से इसको आगे बढ़ा सकता है, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, इसमें जब भी एफपीओ या किसान उत्पादक संगठन बनाए जाते हैं तो पहले 10, 15, 20 के किसानों के ग्रुप में एकत्रित करके फिर इनको 300 के स्तर तक लाया जाता है। अब बात आती है कि किसान इसका लाभ कैसे ले। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये 300 किसान यहाँ पर होने हैं न्यूनतम, अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो इस योजना को संचालित करने के लिए, देश में क्रियान्वित करने के लिए मुख्यतः 3 एजेंसियां रखी गई हैं। एक नाबार्ड का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। तो नाबार्ड के डीडीएम, जिला प्रबंधक जो होते हैं, जिला विकास प्रबंधक, वो जिला स्तर पर पदस्थ होते हैं। आप उनसे संपर्क स्थापित कर लें तो वो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस योजना में ही एक क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या संक्षिप्त में अपनी साधारण भाषा में कहें कि एक भारत सरकार स्वयं प्रोफेशनल एजेंसी इंगेज किया हुआ है, उसका ही काम है कि सारे किसानों को, 300 किसानों को एकत्रित करना, उनका रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब चाहे कंपनीज एक्ट में कराना है, चाहे सोसाइटीज एक्ट में कराना है। 2 ही एक्ट इस योजना के अंतर्गत मान्य है, उसमें वो आपको रजिस्टर करा देंगे और रजिस्टर कराने के बाद फिर वही आपकी मदद करेंगे कि आप किसानों को 300 तक मिनिमम ले आए। फिर उसके बाद इस योजना के अन्य लाभ भी हैं, जैसे आपको 18 लाख रुपया एक एफपीओ को भारत सरकार 3 साल में देती है, वो विभिन्न कार्यों के लिए। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं तो पंजीकरण चार्जेस के लिए देती है। आपको एफपीओ को एक कार्यालय खोलने की जरूरत है, उसके लिए देती है। आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वहां यूज करेंगे, फर्नीचर करेंगे, कंप्यूटर वगैरह जितने मोटा मोटा खर्चे हैं उसका एक भाग सरकार देती है, जिसमें ये 18 लाख में सम्मिलित है। और आप जब एफपीओ को चलाएंगे तो एक समझदार जानकार लोग होना चाहिए, जिसे हम लोग अपनी भाषा में सीईओ कहते हैं। तो वो सीईओ की सैलरी वगैरह भी भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत ही देती है। एक अकाउंटेंट वगैरह रखते हैं, उसको सब कुछ हिसाब किताब रखने के लिए। सिंह साहब जी, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, और जैसे हमारे दर्शक थे इनका ये कहना था, मतलब ये जो समझ आया मुझे कि भाई इनको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या अपने क्षेत्र में जो एजेंसी आप बता रहे हैं, सरकार की तरफ से एजेंसी लगाई गई है जो हैंड होल्डिंग एक तरीके से करने के लिए, उसे ढूंढे, वहां तक पहुंचे, या फिर ये खुद शुरुआत कर सकते हैं अपने क्षेत्र के जो पहले से ऐसे संगठन चल रहे हैं, जो स्वयं सहायता माफ कीजिएगा, जो इस तरह के संगठन चल रहे हैं, उनको इकट्ठा करके ये रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास कर सकते हैं? क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, हमारा तो इनको बिल्कुल साफ सुझाव है कि ये जो है, जो एजेंसियां इसको क्रियान्वित कर रही हैं, पहले उनसे संपर्क स्थापित कर लें, ताकि उस ब्लॉक में वो ये देख लेंगे कि क्या इस ब्लॉक में एक पहले से तो नहीं बन गया है।
अगर एक पहले से बन गया है तो फिर इस राउंड में उनका एफपीओ बनाना संभव नहीं होगा। तो इसलिए मेरा सुझाव यही है कि नाबार्ड या एसएफएसी या फिर एनसीडीसी या इसके अलावा 10 और एजेंसियां जो राज्य सरकार जैसे नेफेड है, केंद्र सरकार के लिए भी नामित की गई इस योजना को चलाने के लिए, तो वहां जाकर जब नाबार्ड के डीडीएम से संपर्क स्थापित करेंगे तो सारी बात स्वतः क्लियर हो जाएगी। एक चीज मैं अवश्य बता दूं कि जिस जिले में डीडीएम पदस्थ नहीं है नाबार्ड का, उस जिले में जिले के कृषि विभाग या उद्यान विभाग के अधिकारी को नामित किया गया है। तो कृपया वैकल्पिक रूप से उनसे संपर्क करें यदि नाबार्ड का अधिकारी वहां नहीं है तो। यही से शुरुआत करें, आप स्वयं प्रयास करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर सिंह आपने, और मुझे लगता है विवेक जी के मन में जो आशंकाएं थी ज़रूर वो क्लियर हो गई होंगी और ये भी समझ आ गया होगा कि उन्हें आखिर करना क्या चाहिए, उनके लिए बेहतर विकल्प क्या रहेगा। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिलो किसान जारी रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं मौसमी फूलों की खेती की और साथ ही स्वयं जो किसान उत्पादक संगठन है उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लो किसान। आज हम बात करें मौसमी फूलों की खेती के बारे में और साथ ही किसान उत्पादक संगठन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। आपके अगर इन दोनों विषय से जुड़े कोई सवाल हैं, आप बेझिझक हमें कॉल करें। नंबर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, हम साथ ही साथ फ्लैश कर रहे हैं। ये 2 नंबर हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। नमिता जी, जैसे कि मौसमी फूलों की खेती की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारे यहाँ जैसे सर्दियों की बात अभी कर लेते हैं, उसके बाद हम गर्मियों की बात करेंगे। एक कॉलर है, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो
हेलो राहुल जी, स्वागत है हेलो किसान में। सवाल बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मेरा सवाल मैरीगोल्ड को लेकर के था। मैम, मैरीगोल्ड में जो पाउडरी मिल्ड्यू लगती है तो उससे मैरीगोल्ड की क्रॉप को कैसे प्रिवेंट करे? उस तो पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में थोड़ा क्लाइमेट वगैरह की जानकारी चाहिए मैम, कि कैसे प्रिवेंट करें हम मैरीगोल्ड को। ठीक है राहुल जी, हम नमिता जी से जानते हैं आपके सवाल का जवाब। क्या बताना चाहिए? हाँ, देखिए राहुल जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आ जाती है इसमें, तो पाउडरी मिल्ड्यू की जो चूर्णता फफूंद इसको कहते हैं, एक फफूंद की वजह से जो है ये हो जाता है। और जैसे ही क्लाइमेट जो है थोड़ा, जिसमें आर्द्रता थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और माइल्ड टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, तो उस समय जो है ये फफूंद का अटैक हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले तो ये करें कि पहले हमें अच्छे से जो भी हमारे कल्चरल ऑपरेशंस हैं वो हमें साथ साथ करने चाहिए। समय से हमें इसमें जो है सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर फिर भी ये फफूंद जो है हमारे पौधों पे आ गई है, तो जो हमारे जैसे कैराथेन होता है उसका जो है वो कम से कम 1 ml प्रति लीटर की उसमें जो है वो आप इसका घोल बना लें और इसका छिड़काव करें। इसके छिड़काव करने से ही ये फफूंदी जो है वो दूर हो जाती है। और अगर एक छिड़काव में ये दूर नहीं हो रही है तो आप दूसरा छिड़काव जो है इसका 10 से 15 दिन के अंतराल के बाद जो है वो फिर दोबारा से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आप समझ गए होंगे राहुल जी क्या करना है आपको। अपनी फसल में फूलों में जो समस्या आ रही है उसका समाधान क्या है आप जान गए होंगे। डॉक्टर सिंह, आप जैसे हम उत्पादक संगठन की बात करें, बीच में मुझे आपको रोकना पड़ा था बिकॉज एक कॉलर थे, तो आप बता रहे थे कि किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन होगा। सरकार की तरफ से एजेंसी लगाई गई है जो किसानों के लिए हैंड होल्डिंग का काम करेगी। तो मैं चाहूँगी जो आप इसमें कुछ बातें और बताना चाह रहे थे उसे आप कृपया आगे बढ़ाएं। ये योजना ऐसी है, इसमें सबसे जो समस्याएं देखा गया कि पहले से एफपीओ बन रहे थे, उनके एफपीओ के सस्टेनेबिलिटी में, उनको इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में जो दिक्कतें आ रही थी वो सब इसमें जो है इसके स्कीम के माध्यम से एड्रेस किया गया। उदाहरण के लिए किसानों को समूहों को जिसे एफपीओ कहते थे, बैंक जो है लोन नहीं देते थे क्योंकि वो कोलेटरल मांगते थे और इन एफपीओ के पास कोई कोलेटरल वगैरह नहीं होता था किसान उत्पादन संगठनों के पास। तो सरकार ने क्या किया कि इस योजना में एक फंड क्रिएट किया है। उस फंड में अगर कोई लोन लेना चाहे, अपनी कोई प्रोजेक्ट लोन लेना चाहे, वो वर्किंग कैपिटल के लिए हो चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हो, तो उस केस में उसको कोलेटरल वगैरह देने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार इस फंड से पैसा सैंक्शन कर देती है और बैंक को सैंक्शन लेटर दे देती है। बैंक बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी जमानत के, गारंटी के लोन दे देता है, जिससे किसान अपना बिजनेस कर सकता है। इसको प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट से भी जोड़ा गया है, प्रसंस्करण कैसे हो, उसका निर्यात कैसे हो। इसीलिए जो हैंड होल्डिंग के लिए एजेंसियां लगाई गई हैं, ये किसानों का बिजनेस प्लान बनाती हैं और बिजनेस प्लान बना करके कैसे इसको एक्सपोर्ट से जोड़ा जा सकता है, कैसे प्रोसेस करके उनकी उपज का ज़्यादा पैसा मिल सकता है, इन सब विधाओं को वो करती हैं। ये योजना का जो है मूल मंत्र है। जी जी बिल्कुल। एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं उनसे। हेलो हेलो जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैं थोड़ा ये जानकारी चाहता था कि ये पीओ के गठन के बाद। हेलो जी देवती जी, पहले टेलीविजन की आवाज आप म्यूट कर दें। जी मैम। जी धन्यवाद। हाँ, ये जानना चाहता था डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं ये जानना चाहता था कि एफपीओ के गठन के बाद जो 3 वर्ष तक भारत सरकार ग्रांट देती है, जिसको अभी डॉक्टर साहब ने 18 लाख रुपए बताया, 6 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से, उसमें हमारा चूंकि यहाँ दीनदयाल एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चित्रकूट में चल रही है, तो यहाँ हमको 15 लाख रुपए बताया गया है कि 5 लाख पर ईयर जो है सरकार देने वाली। तो मैं बात पैसों पे न जा करके मैं जानना चाहता हूँ कि इसका हम लोग 300 शेयर होल्डर भी 1,000 रुपए पर फार्मर पर हेड से मतलब वसूल चुके हैं और आगे हम इसमें बिजनेस प्लान तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको एक ट्रेनिंग और प्रशिक्षण की निहायत आवश्यकता है। ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत एक अच्छा, मतलब हम लोग के आर्थिक उसके लिए स्टेटस के लिए अच्छी मतलब
कदम है। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था फूल में भी कि गेंदे की 2 प्रजाति आप हमको बता दीजिए जो फरवरी के सीजन में सूटेबल हो बुआई के लिए, और एक बरसात की 2 प्रजाति हमको लिखवा दीजिए सर जी। तीसरा भाई उसी में ये जोड़ दूं कि एक जो पूसा अनुसंधान केंद्र या मतलब जो है कृषि अनुसंधान केंद्र परिषद नई दिल्ली में जहाँ भी इसका फूल मिल सकता हो, पूसा नारंगी हो या पूसा बहार हो जैसे भी आपने बताया, तो इनमें जो है उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर हमको दे दीजिए ताकि हम संपर्क करके और ये फूलों का जो है वो मतलब बीज मंगवा के और आगे बढ़ने में मतलब। ठीक है रेवती जी, आपके 3 सवाल हैं। पहले सवाल आपका एफपीओ से है कि आप किसानों को प्रशिक्षण देना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि ये कंपनी किस तरीके से चलाए, इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? नहीं, किसानों को व्यवसाय के लिए मतलब हम लोग कैसे व्यवसाय करेंगे, हाँ, इस विषय में हम जो है कैसे ट्रेनिंग कहाँ पे ले ये जानना चाहते हैं मेन। ठीक है, तो पहले डॉक्टर सिंह आपसे मैं समझना चाहूंगी रेवती जी को क्या बताना चाहेंगे आप? और इनका ये भी कहना है कि वो जो ग्रांट है वो 15 लाख बताई गई है और अभी आपने बताया 18 लाख है, तो इसमें भी इनको लेकर थोड़ी सी कुछ आशंका है, मैं चाहूंगी इसके बारे में बताएं। मैं इनके सारे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देता हूँ। अगर इस योजना के अनुसार इनकी एफपीओ पात्र है जैसा कि अभी हमने पूर्व में बताया, तो इनको 15 लाख जो है वो इक्विटी ग्रांट है। इक्विटी ग्रांट का मतलब ये हुआ कि यह अपने फार्मर मेंबर से, किसान सदस्यों से जितना पैसा एकत्रित करेंगे वो भी सीमा है कि 2000 रुपया प्रति किसान। मतलब अगर आप 750 किसान का संगठन बनाते हैं तो आपको 15 लाख रुपया इक्विटी ग्रांट है। ध्यान दीजिएगा, फिर से इक्विटी ग्रांट है। 15 लाख आप एकत्रित करेंगे, 15 लाख भारत सरकार देगी। अगर मान लीजिए आप 300 किसान करते हैं और आप 300 किसान के हिसाब से 2000 रुपया प्रति किसान 6 लाख एकत्रित करते हैं उनका शेयर किसानों का, तो आपको भारत सरकार 6 लाख ही देगी। मतलब कि इसकी सीमा जो है 15 लाख तक है कुल। दूसरा जो 18 लाख है वो मैनेजमेंट की कास्ट देने की है। फिर से क्लियर हो जाए, पहला इक्विटी ग्रांट है जो भारत सरकार मैचिंग शेयर देगी, जितना किसान अपना शेयर लगाएगा उतना ही भारत सरकार देगी। कंडीशन ये है कि वो 2000 रुपया प्रति किसान से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टोटल 15 लाख से ज्यादा नहीं होगा। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने 1,000 रुपए किसानों से लिया गया है और 300 का ही बता रहे हैं संगठन, तो मतलब उस हिसाब से इनको 3 लाख रुपए मिलेगा इक्विटी ग्रांट। भारत सरकार 3 लाख ही देगी, मैचिंग अमाउंट देगी। ठीक है। और 18 लाख जो है वो जो मैंने पहले बताया वो एक मैनेजमेंट कास्ट हम बोलते हैं, उसको हम बियर करने का कोशिश करते हैं। उसमें सारी कास्ट है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे ऑफिस खोलने का हो, चाहे रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो, चाहे आपको कंप्यूटर वगैरह लगाने का हो, जो भी खर्चे हैं वो सारे 3 साल तक देते हैं। ये 3 साल का मुद्दा इसमें इक्विटी ग्रांट में नहीं है। अगला ट्रेनिंग का मुद्दा आया तो हम लोगों ने देखा कि ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग जो है एक महत्वपूर्ण अवयव था, उसके बिना एफपीओ सस्टेन नहीं कर पाते थे। तो हमने इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन, बर्ड जो है वो नाबार्ड का ऑर्गेनाइजेशन है, लखनऊ में उसकी हेड ऑफिस है। एक लिनेक जो कोऑपरेटिव का है, गुड़गांव में हेड ऑफिस है। इनको हम लोगों ने नोडल एजेंसी बनाया है और ये यहाँ नहीं पूरे देश में जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के अच्छे संगठन हैं उनके साथ मिलकर के ट्रेनिंग की व्यवस्था कराएंगे। अब मुद्दा ये आता है, ये कैसे जानेंगे? यह शेड्यूल बन के उन लोगों ने जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहां से बना के हम लोगों को शेड्यूल आता है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं। तो उस ट्रेनिंग के अनुसार उनके किसको ट्रेनिंग दी जानी, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है, सीईओ का है, अकाउंटेंट का है, एफपीओ को या किसान किसी को विशेष करके है, तो ट्रेनिंग के लिए नामित किया जाता है। उस सेंटर जो इनके नजदीक ही होगा वहां पर ट्रेनिंग के लिए इनको भेजा जाएगा। ये व्यवस्था सरकार खुद ही। ठीक है सिंह साहब, एक कॉलर और है एफपीओ से ही जुड़ा है अगला सवाल, जल्दी से उनका भी सवाल ले लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? यशवंत जैन है, शिवपुरी मध्य प्रदेश से। टेलीविजन की आवाज पहले म्यूट कर दीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो हमने पढ़ा है कि सहकारिता के माध्यम से खेती करने का हमने पढ़ा था स्कूलों में, और आज भारत सरकार ने जो कंपनी और सहकारिता के अंतर्गत जो सोसाइटियां पंजीकृत होती हैं उनके माध्यम से खेती करने के लिए नाबार्ड सहित अनेकों संस्थाएं बनाई हैं। हमारे यहाँ नाबार्ड है, शिवपुरी में नाबार्ड की संस्था है, परंतु हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई संस्था कार्य नहीं कर रही जो कृषि में
हम सहकारिता का लाभ ले सकें। तो हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसी संस्था बताए जिसके माध्यम से हम सहकारिता के माध्यम से जो कई जमीनें खाली जली रहती हैं उनका उपयोग कर सकें। जी डॉक्टर सिंह क्या बताना चाहेंगे? हाँ, अगर ये एफपीओ से शायद जोड़ने की बात कर रहे हैं, एफपीओ पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, भले ही वो कंपनी के कानून में रजिस्ट्रेशन उसका होता है, लेकिन उसका भी सिद्धांत सहकारिता ही है। केवल उसकी बिजनेस पार्ट जो है वो डायनेमिक बनाने के लिए उसको कंपनीज एक्ट में लाया गया, अन्यथा वो भी सहकारिता के सिद्धांत पर, सहकारिता का मतलब एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के हित के लिए मदद करते हुए आगे बढ़ना, उसी सिद्धांत पर पूरा एफपीओ का पूरा प्रणाली काम करती है। अब इनकी बात आई कि ये किस ब्लॉक में है, अगर वो अपना ब्लॉक बताएंगे, एक बार तो उनसे नाबार्ड से या वहाँ कृषि विभाग के अधिकारी से, क्योंकि जिले स्तर पर डीएम साहब के नेतृत्व में एक कमेटी है। हाँ। उस कमेटी में जो नाबार्ड है या जो भी वहाँ की संस्था होगी वो मेंबर सेक्रेटरी। मैं एक बार देख लेती हूँ अगर हमारे साथ ये बने हुए हैं। हेलो हेलो जी सर, आप हमारे साथ बने हुए हैं अभी? नहीं, शायद अब फोन कट गया उनका। जी, तो ये उनसे अगर संपर्क करेंगे तो वहां जाकर बात बन जाएगी। अगर इनके ब्लॉक में पहले से एक एफपीओ बन गया होगा तो फिर अभी वो नेक्स्ट राउंड में ही आएगा इनका नंबर, इस राउंड में नहीं आएगा। तो मेरी इनको सलाह होगी कि विभिन्न राज्य सरकारें भी बहुत सारी योजनाओं को अपने स्तर से चला रही हैं, तो उन योजनाओं से लाभ लेने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। जी डॉक्टर नमिता, अभी हमारे जो पहले कॉलर थे चित्रकूट से, उनका दूसरा सवाल फूलों से ही जुड़ा हुआ था, तो कौन सी अच्छी वैरायटी वो ले सकते हैं, तो मैं चाहूँगी उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। जी, जैसे अभी रेवती जी ने ये पूछा था कि हम ग्रीष्म काल में किस तरह की किस्में जो हैं इसमें लगा सकते हैं। तो ग्रीष्म काल के लिए जो है जैसे कलकतिया गेंदा है वो ग्रीष्म काल के ऋतु के लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ जो विधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय है कल्याणी वेस्ट बंगाल से, उन्होंने भी ग्रीष्म काल के लिए बहुत सारी किस्में जो हैं वो तैयार की हैं। तो हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो सीधे तौर पे उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उन्हें कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो वो अपने एरिया का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके द्वारा जो है वहाँ पे जो है वो संपर्क कर सकते हैं। और रही बात बरसात ऋतु में, तो पूसा संस्थान जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जो है पूसा दीप करके एक किस्म तैयार की है जो बरसात के दौरान जो है इसको लगाया जाता है। और ये जो है जो हमारा त्योहारों का जो समय होता है, जो अक्टूबर और नवंबर है, उस दौरान जो है वो ये फूल देती है। तो उस दौरान जो है गेंदे का बहुत ही उपयोग होता है, तो ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है उस दौरान के लिए। और रही बात शरदकालीन की, तो शरदकालीन के लिए जैसे पूसा बहार, पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा है, ये जो किस्में हैं ये बहुत ही अच्छी हैं और इनको भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने तैयार किया है। और दूसरा सवाल उनका ये था कि हम इन किस्मों के बीज हम कैसे लें। तो जैसा कि जो बरसात ऋतु में लगने वाली किस्म है पूसा दीप, उसका जो बीज है वो आप अभी अप्रैल और मई के महीने में जो है वो पूसा संस्थान से ले सकते हैं। और जो शरदकालीन में लगने वाली जो किस्में हैं उनका बीज भी पूसा संस्थान से आप जो हैं वो जून, जुलाई और अगस्त में जो हैं वो पूसा संस्थान से ले सकते हैं। और इसके लिए आप जो पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग का जो टेलीफोन नंबर है 01125841929 पे जो है वो कॉल कर सकते हैं। और नंबर दोहरा दे अगर इनके लिए 01125841929 इस पे जो है वो आप कॉल कर सकते हैं। और किस्मों का जो है वो कब मिल रही हैं, किस समय पे मिल रही हैं, वो उसका पता कर सकते हैं। और आप आसानी से जो है इन किस्मों का बीज जो है वो ले सकते हैं। एक कॉलर और है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी, नमस्कार मैडम, मेरा निवेदन ये था, मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी दिनेश जी बताएं। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम मैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमको ऐसे प्रजाति का बीज बताएं जो अप्रैल और मई में हमको फूल का उत्पादन प्राप्त हो सके
और बीज या कलम या पौधे हमको कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, आप ये भी हमको मार्गदर्शित करें। जी बिल्कुल, नरसिंहपुर से हैं ये मध्य प्रदेश के। नमिता जी क्या बताना चाहेंगे, कौन से फूल ये ले सकते हैं और कहाँ से बीज या कलम जो भी कह रहे हैं मिल सकते हैं? हाँ, फूलों की बात करें तो हम जो रजनीगंधा है, रजनीगंधा का जो है वो बल्ब होता है, वो जो है वो आप या तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से ले सकते हैं या फिर हमारा डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च पुणे है, वहाँ से आप इसके जो हैं वो बल्ब जो हैं वो ले सकते हैं। और इसी तरह से आप अपने पास आसपास जो KVK हैं या वहाँ के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ से भी आप रजनीगंधा के जो बल्ब जो हैं वो आप उनसे ले सकते हैं। जी चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, चर्चा जारी रहेगी, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हेलो किसान। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में अगर आप तक अभी तक आपने सवाल नहीं पहुंचाया हम तक तो जरूर हमें कॉल करें। कॉलर हैं हमारे साथ फोन लाइन पर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं फोन लाइन पर। आइए बात करते हैं। हेलो हेलो जी नंद स्वरूप जी, पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी टेलीविजन आप म्यूट कर दीजिए। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ
बीज के बुवाई के पहले, पौधा के रोपाई के पहले अच्छी उपज के लिए हमें भूमि उपचार, बीज उपचार और पर्याप्त नमी हम रखते हैं। इसके अलावा और हमें फूल की खेती में क्या करना चाहिए जिससे अच्छी उपज हम ले सकें? जी जी, अच्छा सवाल है आपका। जी नमिता जी, क्या बताना चाहेंगे? जब भी आप फूलों की खेती करते हैं तो जैसे कि मौसमी फूल हैं या फिर आप गेंदा की बात कर रहे हैं, तो वो जो है उनकी पहले नर्सरी तैयार की जाती है। तो नर्सरी तैयार करने से पहले जो है वो हमें हमारी जो मिट्टी है जहाँ पे हम नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं उसको बहुत अच्छे बारीकी से तैयार कर लेना चाहिए और उसको कम से कम 10 से 15 दिनों के लिए जो है वो खुला छोड़ देना चाहिए। उसमें हमें कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, ना खरपतवार छिड़काव करना चाहिए। उसे बस जो धूप में उसको खुला छोड़ दो ताकि उसमें जितना भी उसमें कीटाणु हैं वो सारे जो हैं वो धूप से ही उसमें मर जाएं। तो हमें कोई छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 से 15 के दिन तक जो है वो इसमें जितने भी कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद ही हमें किसी भी फूल की जो नर्सरी लगानी हो तभी हम उसमें नर्सरी लगाएं। और रही बात बीजों की, अगर बीज वैसे फूलों के सारे बीजों को किसी भी केमिकल से ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ मौसमी फूल होते हैं जिन्हें हमें किसी केमिकल से या कहीं से हमें ट्रीट करना होता, उपचार करना होता है उसको, तो एक कैप्टाफ करके जो है या इस तरह का कोई और केमिकल जो है वो आता है, उसका जो है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के जो है उसमें जो हम उसको भिगो सकते हैं। तो उससे जो है वो हमारा जो नर्सरी उत्पादन में जो है उसकी बहुत ही अच्छी सहायता मिलती है और जो उसका जर्मिनेशन है वो बहुत ही अच्छे से होता है। जी जी जी। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम किसान उत्पादक संगठन की बात कर रहे हैं, तो इसमें किस किस तरह की योजनाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि कई किसानों का ये भी डर रहता है कि जैसे पहले से ही उन्हें जो लाभ मिल रहे हैं, मान लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, या फिर उन्होंने फसलों का बीमा कराया हुआ है, लेकिन जब वो इस तरह के संगठन से जुड़ जाएंगे तो क्या ये उनकी जो पहले ही योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वो इसी तरह से लेते रहेंगे या फिर उसकी भी कुछ अलग प्रक्रिया होगी? जो किसान व्यक्तिगत तौर पर जिन भी योजनाओं का लाभ लेते रहे हैं उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसे लेते रहेंगे। इस योजना में, इस संगठन में जुड़ने के बाद इसके जो लाभ होते हैं वो अतिरिक्त उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब कि संगठन के माध्यम से अपना उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, नई तकनीक सीखना, नई तकनीक के बारे में ट्रेनिंग कराई जाएगी, कैसे उसका अपना विपणन किया जाए, विपणन के लिए भी जो हैंड होल्डिंग की जाएगी वो व्यवस्था करेगा। इतना ही नहीं, देखा होगा कि कोरोना काल में किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए इस एफपीओ ने एक अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने सामान खरीद के अपने किसानों का उपज जो है सीधे कंज्यूमर के घर में पहुंचाया है। एक अहम, और दूसरी बात जो है, हम सभी लोग जानते हैं कि देश में इनाम की योजना चलती है। हम अपनी उपज को कहीं भी किसी भी जगह बेच सकते हैं, मतलब घर पर ही बैठे हुए इनाम के वजह से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं के खरीदार भी इस उपज को खरीद सकते हैं, जिससे उनको अच्छी पैसा मिलने में, अच्छे रिम्यूनरेटिव प्राइस मिलने में मदद मिलती है। और एक और चीज है, हमने देखा होगा कि अतिरिक्त लाभ के रूप में कि बहुत सारे एफपीओ जो हैं वो सरकारी खरीदी का भी काम करते हैं, सरकार की तरफ में, उनकी एजेंसियों की तरफ में। तो आप उस प्रोक्योरमेंट में भी प्रवेश कर सकते हैं, सरकारी खरीदी में प्रवेश करके भी लाभ उठा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो योजनाएं पहले से वो लाभ ले रहे हैं उसका लाभ चलता रहेगा। और अंत में, क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो डॉक्टर सिंह, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो बार बार मेरे मुंह से निकल भी रहा था कि जो हमारे स्वयं सहायता संगठन बहुत सारे चल रहे हैं जहाँ पे मान लीजिए वो एफपीओ से नहीं जुड़े हैं, तो उन्हें कैसे वो एफपीओ में कन्वर्ट हो? अगर पहले से चल रहे हैं तो क्या वो एफपीओ से जुड़ सकते हैं? और कोई अपने आप से, मतलब कोई संगठन है ऐसा स्वयं सहायता संगठन जो कि एफपीओ में जुड़ना चाहता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? यहाँ पर यह देखने की बात है कि जो स्वयं सहायता संगठन है कहीं वो रजिस्टर्ड एफपीओ के रूप में तो नहीं है। अगर वो पहले से पंजीकृत हैं तो कुछ सीमित लाभ ही इस योजना का मिलेगा। अगर वो पहले से पंजीकृत नहीं है, ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप थोड़े थोड़े लोगों को बना लिए हैं, तो ये तो और अच्छी बात है कि एक स्टेज वो पार कर गए हैं। जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं वो पहले से बना लिए हैं। तो अब को जरूरत है कि
जो माध्यम बताया गया है, इस के माध्यम से एफपीओ बना करके इन संपूर्ण योजनाओं का लाभ लें और योजनाओं का ही लाभ न लें बल्कि अपनी उपज को अच्छे मूल्य पर बेचे, अपनी उत्पादकता बढ़ाएं, की खुशहाली, गांव की खुशहाली, अंत में पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद करे। मेरा अनुरोध होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एस.के. सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से एफपीओ का ज़माना है, एफपीओ का समय है। किसान जो छोटे छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, जो कि अपनी पूरी ऊर्जा का, अपने सभी संसाधन इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनकी जो लाभ है उनका वो नहीं बढ़ पाता, उनके लिए एफपीओ एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऐसे छोटे छोटे किसान जिनकी कम भूमि है वो इससे जुड़ सकते हैं और तमाम सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इससे उनकी लागत भी घटेगी और तमाम जो नई तकनीकें हैं उनका भी इस्तेमाल वो कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अंत में डॉक्टर नमिता, आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि मौसमी फूलों की बात कर रहे हैं और सभी मौसमों तक हम पहुँच नहीं पाए, कॉलर्स बहुत सारे थे, तो कुछ कम शब्दों में आप बातें अपनी रखना चाहेंगे? मौसमी फूलों की बात हम कर रहे हैं तो मौसमी फूलों का हमारा जो पर्यावरण है, हमारे जो उद्यान हैं, उनको और भी आकर्षक बनाने में बहुत ही योगदान है। और दूसरे फूलों की तरह ये ऐसे फूल हैं कि जो एक ही वर्ष में अपना जीवन चक्र जो है वो एक वर्ष या एक ही सीज़न में जो अपना जीवन चक्र अपना कंप्लीट कर लेते हैं। और ये मौसमी फूल जो हैं वो हम क्यारियों में लगाने के लिए या गमलों में लगाने के लिए या फिर आजकल जो हैंगिंग बास्केट्स हैं उनमें लगाने के लिए, इस तरह से कई तरह की मालाएं बनाने के लिए बहुत सारे त्योहारों में हम इन मौसमी फूलों का जो है वो हम उपयोग कर लेते हैं। और ये मौसमी फूल कई तरह के रंगों में जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसा कि पीला रंग हो गया, नीला रंग हो गया, बैंगनी, नारंगी रंग जो हैं, सफ़ेद रंग, ये इस तरह के जो हैं फूल जो हैं बहुत। और साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे हैं फ्लोरल अरेंजमेंट जो हैं, तो उसमें भी इन फूलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि आजकल जिप्सोफिला हो गया, कूचिया है, जो अरेंजमेंट बुके वगैरह बनाने में उसमें फिलर्स में जो है वो यूज़ किया जाता है। और मौसमी फूल जो हैं वैसे तो उनकी नर्सरी तैयार की जाती है, लेकिन कुछ मौसमी फूल जैसे कि स्वीट पी हो गया, नास्टाशियम हो गया, इस तरह के जो ये फूल हैं इनको हम सीधे तौर पे ही हम जिस खेत में हमें लगाना हो या जिस उद्यान में हमें लगाना है तो हम सीधे तौर पे जो है उनकी रुपाई हम कर देते हैं। और मौसमी फूलों का जो बीज है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से आप किट के रूप में जो है इनके बीज जो हैं वो ले सकते हैं। और लेने से पहले आप जो नंबर मैंने पहले बताया, जैसे कि 25841929 पे आप इसका संपर्क कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नमिता जी, आपका भी। आप स्टूडियो में आए और फूलों के बारे में इतनी सुंदर जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ ही हमारे आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय है सर्दियों में पशुपालन का रखरखाव और साथ ही पशुपालन की नई योजनाओं के बारे में हम आपको कल जानकारी देंगे। इसी समय होगी आपसे मुलाकात और हमारे विशेषज्ञ रहेंगे। आप इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल या सुझाव जो भी हैं आप हम तक पहुंचा सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमें संपर्क करें। फेसबुक पर जाएं और सर्च में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, उसे आप लाइक करें, फॉलो करें और फेसबुक के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। और हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। चलते चलते एक बार आपको और बता दें कि अब आप हमारा एक कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको यह है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो हमने आपको एफपीओ के बारे में जानकारी दी और मौसमी फूलों के बारे में विस्तार से समझाया, ज़रूर हमारे किसान उससे लाभान्वित होंगे। आप तमाम जानकारियों का इस्तेमाल कर अपनी खेती किसानी को लाभकारी बना सकेंगे, अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
वर्षों से रोबोटिक साइंस की दुनिया की बड़ी कामयाबी है ABU रोबोकॉन। उत्साह के साथ नई तकनीक और रोमांच को समेटे पूरी तरह तैयार है रोबोकॉन 2022 के लिए IIT दिल्ली। रोबोकॉन 2022 का विशेष प्रसारण दूरदर्शन पर। एक लो जो जली रोशनी बढ़ चली। अरे होश तो हम तुम्हारा ठिकाने लगाएंगे। हमें बचा लीजिए। आप कौन हैं? वो हमें मार देंगे। कब तक हम इस खौफ में जीते रहेंगे? अन्याय करना पाप है, लेकिन अन्याय को सहना भी तो गलत है ना। मुश्किलों से निकलकर आत्मनिर्भर बनने के लिए रेडी है रामपुरा। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए। कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन? आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान, बदलते भारत की शान।